नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नैनीताल जिले के दौरे का दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान विकास योजनाओं को लेकर सीएम अधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही सीएम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को अपने दौरे के पहले दिन सीएम हल्द्वानी पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था। तो आज नैनीताल जिले के दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का और आज वो समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, मुख्यमंत्री के आज ये नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है, नैनीताल जिले के दौरे का दूसरा दिन है। कल हल्द्वानी में पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। आज जो समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है वो आप विस्तार से बताएं। जी कौशल, देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कल मुख्यमंत्री नैनीताल पहुंचे थे और उन्होंने कल के अगर कार्यक्रम की बात करें तो कल उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था और रात्रि विश्राम भी नैनीताल में ही था। आज की अगर बात करें, आज के कार्यक्रम लगातार मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे पहले आज 10 बजे एक बैठक वो करेंगे। जनपदीय स्तर के जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तमाम अधिकारी जनपद के उसमें मौजूद होंगे और उसके साथ साथ में फिर एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के भवन का वो लोकार्पण करेंगे। तो लिहाजा 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक करेंगे और जनपदीय स्तर की तमाम जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनकी आज वो समीक्षा बैठक करेंगे। इस पूरी बैठक में जितने भी जनपद से जुड़े अधिकारी हैं, जो जनपदीय स्तर की विकास योजनाओं से संबंधित अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री को बताएंगे आखिरकार कौन सी विकास योजनाएं किस स्थिति से कौन सी गतिमान है और कौन सी लंबित है। तमाम जानकारी मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेंगे और आज मुख्यमंत्री ही देहरादून पहुंच जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है और उससे पहले ठीक लगातार मुख्यमंत्री जनपद के अलग अलग जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं और हर जनपद में जिला अधिकारियों के साथ, जिला स्तर के अधिकारियों के साथ जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री का नैनीताल जिले के दौरे का दूसरा दिन है। आज विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ। आगे बढ़ते, हल्द्वानी में सरकार के विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा का विरोध कर रहे थे, हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इसी दौरान पुलिस से उनकी कहासुनी होने लगी। ISBT का काम मड़ंगा लगाया, रिंग रोड के काम में अड़ंगा लगाया, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात करें तो उसमें अड़ंगा लगाया, सड़कों की बात करें तो उनकी बदतर हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उनकी बादल हालत है। तो सरकार नाम की इस प्रदेश के अंदर कोई चीज नहीं बची। 1 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, मगर बजट सत्र से पहले ही लगने लगा है कि गैरसैंण में भी सदन के अंदर गर्माहट रहेगी। 1 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले ही हंगामे के आसार नजर आने लगे। मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर। एक तरफ विपक्ष के नेता सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ही कुछ विधायक सदन में बागी तेवर अख्तियार कर सकते हैं। क्वेश्चन खुद लगा दिए गए हैं, अगर इसमें समाधान नहीं होगा तो अगली लड़ाई लड़ी जाएगी। बजट सत्र से पहले ही सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जो बढ़े हुए दाम है ये बहुत बड़ी कष्ट है और हमें जनता की आवाज को मजबूती के साथ वहाँ उठाना पड़ेगा और मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर कि वो बढ़े हुए दामों को वापस ले और पेट्रोल डीजल के जो रोज ही दाम बढ़ रहे हैं इसको भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। उधर लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल एक बार फिर से जौली जीवित टनकपुर मोटर मार्ग के टेंडर में हुई गड़बड़ी का मामला सदन में उठा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र के दौरान भी उठाया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब पूर्व में सरकार ने इस टेंडर को 3 साल तक निरस्त किया
और उस पर ठेकेदार पर कार्रवाई की और उसके बाद पुनः आर्बिट्रेशन के फैसले आने के बाद सरकार ने उस पर अपील नहीं की और 9 महीने तक टेंडर में जब कोई बाधा नहीं थी तो 9 महीने तक टेंडर को उलझाए रखा। तो इससे तो साफ जाहिर है कि विभागीय अधिकारियों ने, विभाग के सचिव ने, विभाग के सभी कर्मचारियों की मिलीभगत थी कि किसी न किसी तरह उसको लाभ मिले। पूरन सिंह फर्त्याल लंबे समय से इस मसले को उठाते आ रहे हैं। सरकार के साथ उनकी नाराजगी की बात भी साफ जाहिर हो चुकी है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऐसे किसी बात से इनकार कर रहे हैं। कोई असंतुष्ट नहीं है, ये खाली उड़ती हुई बातें हैं और मैं समझता हूँ कोई सवाल कोई कुछ करने वाली नहीं। पूरन सिंह फर्त्याल जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और वो हमारे साथ हैं। गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। संख्या बल के हिसाब से विपक्ष भले ही विधानसभा में कमजोर हो, मगर उसके पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके गूंज देहरादून तक सुनाई दे सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं यूपी के उन्नाव, जहां पर पीड़ित बच्चियों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो 2 मृत बच्चियां हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार के लोग मौजूद हैं। तो पीड़ित बच्चियों का अंतिम संस्कार हो रहा है उन्नाव में। ये 2 बच्चियां जो मृत मिली थी उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तीसरी बच्ची की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। ये नहीं पता कर पाई है कि उन लड़कियों की मौत खुद से जहर खाने से हुई है या किसी ने उनको जहर देकर मारा है। मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूं जहां लड़कियों को बरामद किया गया था और आप देखिए कि अंतिम संस्कार चल रहा है। चूंकि लड़कियां नाबालिग हैं, इस वजह से उनको अंतिम संस्कार दफनाकर किया जा रहा है, जबकि हिंदू रिवाज में आमतौर पर लोगों को जलाया जाता है, लेकिन चूंकि नाबालिग लड़कियां हैं इस वजह से उन्हें दफनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से परसों शाम को यहाँ पर खेत में लड़कियों को बरामद किया गया था और उसके बाद उनके चेहरे पर झाग थे, मुंह से झाग निकला हुआ था। उसके बाद पुलिस ने जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया तो 2 लड़कियां मृत पाई गई। वहीं एक लड़की को कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि लड़कियों ने खुद जहर खाया तो किस वजह से खाया, और अगर किसी और ने दिया तो किसने दिया और क्यों दिया। तो ये सारे तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी है और पुलिस हर तरफ से तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे मकसद क्या है। अपने सहयोगी आशीष गौर और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, उन्नाव। तो बच्चियों के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। उन्नाव में जो मृत दोनों बच्चियां हैं उनको दफनाया जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चियां नाबालिग हैं। ऐसे में शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। दोनों बच्चियों के शवों को दफनाने की ये प्रक्रिया चल रही है, तैयारी चल रही है। आईजी, कमिश्नर, डीएम समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। ये वो प्रक्रिया है, दोनों बच्चियों का अंतिम संस्कार हो रहा है। सीधी तस्वीरें उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव। तो दोनों बच्चियां ये मृत मिली थी जंगल में, जबकि तीसरी बच्ची का इलाज जारी है, गंभीर हालत में अस्पताल में वो भर्ती है। जहर से इनकी मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इनके मुंह से झाग उस वक्त निकल रहे थे जब इनके शव बरामद हुए। और अब दोनों बच्चियों का अंतिम संस्कार हो रहा है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उधम सिंह नगर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने बोर्ड की बैठक में रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया। इसके बाद रुद्रपुर की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी की हैं और इसका विरोध करने वाले विधायक राजेश शुक्ला भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। किच्छा विधायक राजेश शुक्ल ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना और रखना जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
2 मिनट सबसे पहले आपका ये सम्मान। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों के नाम रखती है, बदलती है, उसका अधिकार क्षेत्र है। दूसरा, आपके जिला पंचायत क्षेत्र में भी नहीं है, वो तो नगर निगम में है। और तीसरा, ये आपका विषय नहीं है। और यदि आपका सुझाव भी है तो आप एक महापुरुष को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्हें विवाद में क्यों डाल रहे हैं? उनके नाम पर तो बहुत सी चीज़ें पहले से देश में हैं और भी हो सकती हैं। कोई नई चीज़ बन रही है, वो उनके नाम पर हो सकती है। या यही मेडिकल कॉलेज आज से 6 साल पहले जब जियो हुआ पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तराई के संस्थापक थे, उससे पहले 11 साल तक इस मेडिकल कॉलेज का कोई नाम नहीं था। ये प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, नाम नहीं था, तो आप उसी समय कर देते थे, तब भी आप जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश यात्रा को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। बलूनी की मुहिम का भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने स्वागत किया है। अच्छी पहल माननीय बलूनी जी सांसद राज्यसभा आपके द्वारा की गई है। अगर ये पहल हमारी कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुमाऊं का जो क्षेत्र है, जिस तरह से अभी पुण्यगिरी एक्सप्रेस 26 तारीख से चलने का प्रोविजन आया है सामने, उससे वहां पर आध्यात्मिक जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर, जिस तरह से विदेश मंत्री जी से कल आपकी वार्ता हुई अनिल जी की, और साथ ही साथ उन्होंने पिथौरागढ़ की जो नैनीसैनी एयरपोर्ट है उसको चलाने की लिए भी चर्चा की है, तो उससे मुझे लगता है कि अगर ये बातें हमारी सार्थक बहुत जल्दी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये सार्थक होंगे। और बड़ी खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां अवैध वसूली के मामले में 3 सिपाही को सस्पेंड किया गया है। दरू चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है अवैध वसूली के मामले में। बड़ी खबर रुद्रपुर से आपको बता रहे हैं, रमेश चंद्र बेलवाल, मनोज, रविंद्र और गोरखनाथ को निलंबित किया गया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने यह कार्रवाई की है। रुद्रपुर से बड़ी खबर, अवैध वसूली के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। हल्द्वानी के व्यापारियों ने भी अनिल बलूनी की पहल का स्वागत किया है। व्यापारियों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ना सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के साथ बड़ी सौगात होगी, बल्कि इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। पूर्व की भांति अगर लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है तो हल्द्वानी नहीं वरन नैनीताल जिला ही नहीं पूरे उत्तराखंड को इसका लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कुमाऊं में आय के संसाधन बहुत सीमित हैं और ये यात्राएं ही, जो तीर्थ यात्राएं, यही एक आय के संसाधन स्रोत है। तो लिपुलेख से शुरू होने से भारत में एक तो भारत का भी बहुत गौरव बढ़ेगा, दूसरा कुमाऊं वासियों को आर्थिक लाभ भी होगा। लेक वाला जो मार्ग है कैलाश मानसरोवर का, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल, जो हमारा पौराणिक तीर्थ स्थल माना जाता है कैलाश मानसरोवर, उसकी यात्रा के लिए हमारा प्राचीन मार्ग है और इस मार्ग से ही यात्राएं होती आई हैं। और हमारे जो धार्मिक आस्था के उत्तराखंड में पति की पैतृक संपत्ति में अब महिलाएं भी सह खातेदार होंगी। बुधवार को ही त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान इस पर फैसला लिया गया। पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का भी नाम और राजस्व खाते में जोड़ा जाएगा। इससे अब उन्हें आसानी से आर्थिक लाभ और लोन मिल सकेगा। ऐसा कदम है कि जो महिलाएं हमारे राज्य में हैं उनको भूमिधरी के अधिकार मिलेंगे और उससे जो अपने आर्थिक जो प्रयोजन हैं, जैसे भूमि पर कोई ऋण लेना या अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। तो इससे महिलाओं को स्वावलंबी होने में काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां 1977 बैच के 2 आईएएस अधिकारियों की प्रमुख सचिव पद पर प्रोन्नति हुई है। शासन में तैनात आईएएस आरके सुधांशु और एल फेनई सचिव पद से प्रमुख सचिव बना दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं हरिद्वार के महाकुंभ की। देहरादून से बड़ी खबर, कुंभ को लेकर डीजीपी अशोक कुमार की आज एक अहम बैठक है। अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी, दिल्ली, हरियाणा
और राजस्थान के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही चंडीगढ़ और हिमाचल के पुलिस अधिकारी भी डीजीपी की बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, महाकुंभ की गाइडलाइंस का पालन पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग से एसओपी तय होगी। तो बड़ी खबर, अशोक कुमार, डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने जा रही है महाकुंभ को लेकर। इसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हरिद्वार से पंकज राणा हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, आज डीजीपी की बैठक है, किस वक्त ये बैठक शुरू होगी और क्या अलग अलग राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं जिनको शामिल होना है, क्या वो पहुंच चुके हैं देहरादून? जी जी कौशल, देखिए आज महाकुंभ को लेकर एक देहरादून मुख्यालय में बड़ी एक बैठक है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक आज मुख्य डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में आज होने वाली है। पुलिस मुख्यालय में तमाम राज्यों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के तमाम बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं और 11 बजे ठीक ये बैठक शुरू होगी। और जैसा कौशल की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समय तिथि तय कर दी गई है महाकुंभ को लेकर, और ऐसे में लगातार अब पुलिस विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में आज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक पुलिस मुख्यालय देहरादून में होने जा रही है और इसमें सभी अधिकारी को आज डीजीपी अशोक कुमार संबोधित करेंगे और जिस तरीके का एक व्यवस्था रहेगी, अन्य राज्यों से क्या सहयोग होगा, क्या व्यवस्थाएं होगी, चाहे यातायात की हो या फिर जितने भी श्रद्धालु इन राज्यों से हरिद्वार महाकुंभ में आए, क्या क्या व्यवस्थाएं अन्य राज्यों की, उत्तराखंड को सहयोग देने की बात हो, उस तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम बड़े आला अफसर पुलिस के वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, काफी अहम बैठक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज राणा का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या वो चुनौतियां हैं जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों को मंथन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो उनका पालन कराना भी पुलिस के लिए चुनौती है और तमाम अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने आएंगे उनको लेकर तमाम व्यवस्था बनाना, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करना, ये सब तमाम पुलिस की जिम्मेदारियां हैं। तो हरिद्वार में किस तरह की तैयारी की गई है? निश्चित तौर पर सही बात कही आपने कौशल, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं पुलिस डिपार्टमेंट को ही देखनी होंगी। उसके मद्देनजर देहरादून में ही ये बड़ी बैठक आज आहूत की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के जो नियम हैं उसको पालन कराना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसके बाद एक बड़ी चुनौती पुलिस डिपार्टमेंट के सामने है कि किस तरह से वो इस एसओपी का पालन कराएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती होगी जो 11 मार्च का बड़ा शाही स्नान होने जा रहा है, उस दौरान को लेकर पहली चुनौती होगी। हालांकि वो कुंभ के मेले के दायरे से बाहर रख दिया गया है, क्योंकि कुंभ का 1 महीने का नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी और पहला जो शाही स्नान होगा वो 11 मार्च को होगा और वो ही कांवड़ मेला भी होगा। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं और उसी के मद्देनजर ये तमाम व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले तौर पर 27 मार्च को भी 27 अप्रैल को भी एक स्नान होने जा रहा है मोनिया, उसका तो उसके मद्देनजर भी ये कह सकते हैं कि वो भी एक ट्रायल के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो कोरोना के नियमों का पालन कराना होगी। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन तो बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के कंधों पर। इसीलिए जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के अशोक कुमार, उनकी अध्यक्षता में काफी अहम बैठक है। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पंकज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं, जहां की बेरीनाग तहसील के दुर्गम गांव सेरा गंगोरा के ग्रामीणों के सामने पुल नहीं होने से परेशानी है। दरअसल रामगंगा नदी पर पुल नहीं होने से आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कत आती है।
उसी हिसाब से मैं लोगों की सहायता करता हूँ। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। पिछले कई साल से ये सिलसिला जारी है। ग्रामीण परेशान हैं, मगर उनकी मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए बड़ी खबर।